जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ार जीएस में। हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, इसके अलावा हम ज्योग्राफी का भी सेशन चला रहे हैं। तो आप लोग क्या है कि प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों का सीरीज़ देखिए, यानी कि पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से हम पूरा सीरीज चला रहे हैं। तो हम लोग आज क्या है कि इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सबसे लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना जब हम पढ़ रहे थे तो हमको पता चला कि उस समय देश में मुद्रास्फीति थी। तो अब हमने क्या किया, मुद्रास्फीति का चैप्टर लिया, और मुद्रास्फीति के चैप्टर के बाद हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, यानी कि ये जितने सारे पॉइंट थे हमारा बेसिक जो भी था हमने उसको क्लियर किया विथ एग्जाम्पल। उसके बाद अभी क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद डायरेक्ट आप देख रहे होंगे कि योजना अवकाश आ गया। दरअसल बात क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1 बाय 1 करके पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल की एक योजना चलाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा 1951 से 56 चली, दूसरा चला 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, यानी कि ये 3 साल तक 5-5 साल की योजना 3 लगातार टाइम्स के लिए एकदम चली सीरीज में। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हुआ, योजना अवकाश आ गया। इसके पीछे का कारण था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने आपको बताया था कि देश के अंदर जो थी वो अकाल आ गई थी 1965-66 में। अकाल जब आएगी तो उस समय क्या होगा कि लोगों के पास भूखमरी की समस्या होगी, भोजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, देश के अंदर हेल्थ सिस्टम खराब होगा। जब अच्छा भोजन किसी को नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम अपने आप गड़बड़ हो सकता है, इनकम कम हो जाएगा, जीने का तरीका यानी कि लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि देश में अकाल आ गया। अकाल के कारण सरकार के पास इनकम बहुत कम हो गई। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में और दूसरा पॉइंट था कि 1962 में हम लोगों के साथ क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हो गया, और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। जिसके बाद क्या हुआ कि सरकार का जो भी मनी था वो पूरा समाप्त हो गया, यानी कि सरकार के पास नई योजना को लाने के लिए या फिर नई योजना पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा। तो सरकार ने क्या किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को ना लाकर योजना अवकाश को लाया। तो आज हम लोग योजना अवकाश को पढ़ेंगे, यानी कि सब कुछ हम सीरीज में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर द्वितीय पढ़े, फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि सबका डेट देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा चला 1956 से 61, 5-5 साल की योजना थी। तीसरा 1961 से 1966। उसके बाद सरकार के पास पैसा नहीं था, क्योंकि देश में क्या था 1965-66 में अकाल आ गया। अकाल के कारण सरकार का इनकम कम हो गया। इसके अलावा सरकार 2 युद्ध भी लड़ चुकी थी बाहरी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ। जैसे 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो इसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिसके कारण सरकार ने क्या किया, अब चौथी पंचवर्षीय योजना को ना लाकर उसको विराम करके या फिर उसको स्टॉप करके उसके जगह पर योजना अवकाश लाई, यानी कि कह सकते योजना की छुट्टी कर दी सरकार ने। और योजना अवकाश जो चली ये थी 1-1 साल की, यानी कि 1-1 वर्ष की 3 साल तक चलने वाली एक योजना थी। इसको वार्षिक योजना भी कह सकते। तो ये चली 1966 के बाद ये 1969 तक चली। और ये जैसा कि हमने आपको बताया कि 1-1 साल की योजना थी, तो ये 1966 से शुरू हुई 1969 तक, यानी कि 1966 से 1967, 67 से 68 और 1968 से 1969, यानी कि 3 साल तक ये योजना अवकाश चलती रही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद योजना अवकाश को पढ़ेंगे। योजना अवकाश इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लान हॉलीडे, और ये चली 1966 से 1969। आप इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा बारीक से, 1966 से 1969 तक चली। और ये जो योजना अवकाश थी वो 1-1 साल की, यानी कि एक वार्षिक योजना थी जो 1-1 साल तक चलने वाली, 3 वर्ष तक चलने वाली एक योजना थी। 1-1 साल करके 3 वर्ष तक चलने वाली योजना थी योजना अवकाश। अब इसमें हमने इसका पॉइंट लिख दिया है कि कौन कौन से काम हुए या फिर यह किस तरह की योजना थी। तो हमारा पहला पॉइंट है जो योजना अवकाश से संबंधित है, यह एक वार्षिक योजना थी जो 1-1 साल के लिए 3 वर्षों तक चली। आपको ये याद रखना होगा पॉइंट कि वार्षिक योजना किसको कहते हैं, योजना अवकाश को ही वार्षिक योजना कहते हैं, जो 1-1 वर्ष के लिए चली थी और 3 साल तक लगातार चलने वाली योजना थी। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना को ना लाकर उसके जगह पर योजना अवकाश को लाया गया था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और इस डेट वाला ग्राफ को आप हमेशा याद रखिए, एकदम सीरीज में चलेगा। अगर आपको मिलान करने के लिए पूछ दिया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय,
और उसके बाद योजना अवकाश, तो आपको मिलान करने में आसानी हो गई अगर आप सीरीज में पढ़ेंगे तब। और कहीं कहीं से पहले आप प्रथम पंचवर्षीय योजना को पढ़ लीजिए, फिर डायरेक्ट 8वीं को पढ़ लीजिए, तो इससे डेटा कोलैप्स हो जाएगा। जब डेटा कोलैप्स होगा तो आप पक्का है कि प्रश्न नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि एकदम सीरीज में पढ़ाने का एक मुहिम चलाया है, और इसी सीरीज से आप लोग क्या है जुड़ते जाइए हमारे चैनल के साथ भी और हमारे टॉपिक के साथ भी। तो आइए हम लोग योजना अवकाश पर बात करें। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1966 से 69 तक चली, और क्या थी, यह एक वार्षिक योजना थी, यानी एक एक साल की योजना थी जो 3 साल तक लगातार चली। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि यह एक वार्षिक योजना थी जो एक एक साल के लिए 3 वर्षों तक चली। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यह योजना भी असफल हो गई। इसके 2 प्रमुख कारण थे, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना तो असफल हुई थी, लेकिन ये योजना अवकाश क्या हुई, ये भी असफल होना ही था। देश के अंदर क्या था कि सरकार के पास मनी नहीं था, और देश के अंदर भूखमरी की समस्या थी, लोगों के पास भोजन नहीं था। जब भूखमरी यानी कि कोई एक सिचुएशन हमारा बिगड़ जाए, यानी कि लोगों को भोजन नहीं मिले, तो अपने आप पूरा कंडीशन खराब हो सकता है। जैसे जब भोजन नहीं मिलेगा तो हेल्थ सिस्टम खराब होगा, लोगों का हेल्थ गड़बड़ होगा तो पूरा हेल्थ सिस्टम खराब होगा, हेल्थ सिस्टम खराब होगा, उसके बाद इनकम नहीं होगा, जब इनकम नहीं होगा तो लोग अच्छा एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से पूरा देश का मतलब मामला एकदम गंभीर हो गया, और इस गंभीर मामले में सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना ला नहीं सकती थी। उसने इसको चौथी पंचवर्षीय योजना को विराम करके योजना अवकाश लाया, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो दूसरा पॉइंट हमारा था कि यह योजना असफल हो गई। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला 1965-66 में सूखा यानी अकाल, जिसको आप तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन। इससे पिछले वीडियो में हम अवमूल्यन पर बहुत एकदम बारीक तरीके से बात कर चुके हैं कि अवमूल्यन क्या था। दरअसल क्या है कि कोई देश अगर अपने पैसे का वैल्यू जानबूझकर कम कर दे तो उस सिचुएशन को अवमूल्यन कहते हैं। दरअसल अवमूल्यन जो किया जाता है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। एक बार यहाँ पर अवमूल्यन को समझ लीजिए कि मानकर चलिए कि हमारा $1 बराबर 70 रुपया है, और हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट 35 रुपया में एक मिलता है, तो 2 प्रोडक्ट का 70 रुपया दाम हो जाएगा, प्राइस होगा। और क्या होगा कि अगर कोई हमको $1 देता है विदेशी व्यापारी, तो हमको क्या होगा, उसके एवज में 2 प्रोडक्ट देना होगा, तब हमारा पैसा फुलफिल करेगा। जब 2 प्रोडक्ट देना होगा तो क्या होगा, सरकार क्या करती है, जब नई प्रोडक्ट बढ़ती है तो उसके विदेशी मार्केट में लॉन्च करने के लिए अपने पैसे का मूल्य गिराती है। पहले $1 बराबर 70 रुपया था, अब सरकार क्या करेगी, $1 बराबर अपना पैसा का वैल्यू कम कर लेगी डॉलर के मुकाबले, और 105 रुपया कर देगी। तो अब क्या होगा कि 35 की एक वस्तु मिल रही है, तो $1 अगर कोई विदेशी व्यापारी हमको देता है तो उसके एवज में हमको 3 वस्तु देना होगा। तो जस्ट 3 वस्तु देंगे, जब उसको $1 में पहले 2 वस्तु मिलता था, अब 3 मिलने लगा। तो इसका मतलब साफ है कि उसके यहाँ वस्तु सस्ती होगी, और वहाँ के व्यापारी ऑफर निकालेंगे, और उनके मार्केट में हमारी वस्तु जब बिकने लगेगी तो इनहैंस हम कह सकते हैं कि हमारी वस्तु क्या है कि विदेशी मार्केट में लॉन्च हो गई। और जब लॉन्च हो जाएगी, वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो अपने आप क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, और हमारे यहाँ जब हम निर्यात अधिक से अधिक करेंगे तो प्रोडक्शन तेज होगा, प्रोडक्शन तेज होगा तो बेरोजगारी कम होगी, और देश काफ़ी ज़्यादा विकास करेगा। तो ये है अवमूल्यन, यानी कि इकोनॉमिक्स का आपका एक भी शब्द आप पकड़िए, वो क्या करता है, हमको बहुत दूर तक ले जाता है। जितना आप सोचेंगे उतना दूर तक वो आपको ले जाएगा इकोनॉमिक्स। और यही क्या है, पढ़ने में मज़ा आता है। मैथ के बाद अगर कोई बहुत ही शानदार विषय है तो उसको आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। इसमें बहुत ही एकदम टेक्निकल चीज़ सीखने को मिलता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो दूसरा पॉइंट क्या था इस योजना के असफल होने का, कि 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। और तीसरा पॉइंट था कि एक फ़ायदा हम लोगों को हुआ, यानी कि कहते हैं कि गांव देहात में कि जब ठोकर खाओगे तब सीखोगे। तो दरअसल हुआ क्या कि जब अकाल सरकार देखी, इससे पहले देखी नहीं थी, और जब सरकार अवमूल्यन की तो इसको पता पड़ा कि देश में बहुत सारा लॉस हो गया। तो लॉस के बाद सरकार ने क्या की, इस योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहाँ से हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था यू टर्न लेना शुरू किया। यहीं से हमारे अर्थव्यवस्था का यू टर्न शुरू हो गया कि इस योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और यह 1966-67 में शुरुआत हुई। इस साइड जो आप देख रहे हैं ये हरित क्रांति का पूरा हमारा ग्राफ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हरित क्रांति को जस्ट टॉपिक में लेंगे। हम योजना अवकाश पढ़ रहे थे, योजना अवकाश का मामला खत्म है। अब क्या है कि हमको मिला तीसरा पॉइंट कि इस योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में। अब जानना होगा ना हरित क्रांति क्या है। अगर नहीं जानेंगे, सिर्फ रट्टा लगाएंगे तो इससे हमारा सवाल नहीं बचेगा। सवाल
नहीं बनेगा। और क्या होता है कि अब सवाल पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले सवाल सीधा सीधा डेट पूछ लिया जाता था या फिर पूछ लिया जाता था योजना अवकाश को और किस नाम से जानते हैं, वार्षिक योजना के नाम से। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब कारण पूछा जाता है कि यह योजना क्यों असफल हुई थी, तो उसका मेन रीज़न जानना है। और मेन रीज़न के बाद आप पूछ लेगा कि अवमूल्यन किस तरह की चीज़ है, या फिर अवमूल्यन में अपने देश के अंदर के लोगों को किस तरह का घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, यानी कि जो इकोनॉमिक्स का टेक्निकल चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो आपका काम पक्का है कि हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट टेक्निकल आप अगर फोकस करते हैं और ऐसे रट्टा लगाते हैं तो इकोनॉमिक्स बहुत भारी है, तब इकोनॉमिक्स आपसे होना नहीं है। आप आइए अब बात करते हैं कि इस योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में। तो अब हम लोग जस्ट हरित क्रांति को इस साइड टॉपिक में लेंगे। आइए अब बात करते हैं हरित क्रांति, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये शुरुआत हुई थी 1966-67 में अपने यहाँ। इसका उद्देश्य क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन? दरअसल क्या है कि हरित क्रांति जब अपने यहाँ देश में अकाल पड़ी, हमने आपको बताया कि अकाल पड़ी तो सरकार सीख गई कि भैया अकाल से कैसे निपटा जा सकता है। तो निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति अपने यहाँ शुरू हुई और हरित क्रांति को सरकार ने सपोर्ट किया। 1966-67 में शुरू हुई। अब सपोर्ट किया तो इसका मेन उद्देश्य था कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। हमने यहाँ लिख दिया उद्देश्य, और पहला पॉइंट है हमारा देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है इस क्रांति के दौरान HYVS, आप देख रहे होंगे ये छोटा सा लेटर लिखा हुआ, ये S है, HYVS को विकसित किया गया। दरअसल HYVS का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च उपज किस्म वाली बीज, यानी कि जिस बीज का क्या हो कि उपज बहुत ज़्यादा हो, जिसको हाइब्रिड हम लोग कहते हैं। तो हाइब्रिड बीज को क्या हुआ कि विकसित किया गया हरित क्रांति के दौरान, ताकि देश के अंदर जो है फसल की अच्छी उपज हो और लोगों को जो भोजन की समस्या है यानी फूड क्राइसिस की समस्या जो अपने यहाँ थी उससे निपटा जा सके। तो सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति की शुरुआत की। अब हरित क्रांति का पहला उद्देश्य हमने बताया देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, हरित क्रांति का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इस क्रांति के दौरान HYVS को विकसित किया हुआ, यानी कि इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया। HYVS का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि हिंदी में भी हमने लिख दिया उच्च उपजी किस्म की बीज, यानी कि वैसा बीज जिसका उपज बहुत ज़्यादा हो, उस तरह का बीज जो है विकसित किया गया अपने देश के अंदर हरित क्रांति के दौरान। और तीसरा उद्देश्य था सिंचाई की आधुनिक तकनीक विकसित करना। और चौथा पॉइंट खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, यानी कि जब ये सब चीज़ हमको उपलब्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि कृषि हमारा बहुत बेहतर होगा, कृषि का सेक्टर बेहतर होगा। और कृषि का सेक्टर जब बेहतर हो जाएगा तो क्या होगा, लोगों को जो फूड क्राइसिस की समस्या थी, भोजन की समस्या, उससे हमको निपटारा मिल जाएगा। और भोजन की समस्या जैसे समाप्त हुई तो इसका मतलब है कि हमें क्या है कि देश के अंदर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो भी विकसित करेगा, लोग अच्छा एडुकेशन, अच्छा इनकम, यानी कि फिर से सब कुछ पटरी पर आने लगेगा। तो इसलिए फोकस हमेशा से कृषि पर किया गया। और एक बात भी और है कि हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए सबसे पहले किसी भी फ्रेमवर्क में हमारे देश में क्या होता है, कृषि पर फोकस किया जाता है। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। और उसके बाद इस उद्देश्य इसका समाप्त हो गया। 4 मेन उद्देश्य था। पहला, देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा, इस क्रांति के दौरान HYVS को विकसित किया गया। और तीसरा पॉइंट था सिंचाई की आधुनिक तकनीक विकसित करना। और चौथा पॉइंट खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। इसके अलावा 2 और पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, आप इस नाम को याद रखेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों प्रश्न को एकदम हेवी तरीके से याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। यहाँ से हमारा हरित क्रांति समाप्त हो गया। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या है कि अब इसके थे हरित क्रांति को पूरा फुल एंड फाइनल डिटेल कर चुके थे। तो अब क्या है कि इसके बाद और सारे कई क्रांति हुए, जैसे गुलाबी क्रांति, मछली के उत्पादन, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति, इसके अलावे गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित, इसके अलावे लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित। तो इन सब से
क्या होता है कि कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 डिटेल इनका कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि योजना अवकाश से एकदम फुल एंड फाइनल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को स्टेप में बढ़ाएंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्रांति पर। लेकिन क्या है कि इससे पहले आप अपने एक माइंड में एक मंत्र फूंक लीजिए। अगर नौकरी लेना है तो ये मंत्र सबसे ज़रूरी है 21वीं सदी में। मंत्र है, आप हमेशा से इसको याद रखिएगा कि एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे और सपना का दिल और सपना दोनों टूटने नहीं देंगे। मतलब क्या है, सपना का दिल आप जहाँ पर आपका मामला है और सपना मतलब जो करना चाहते हैं, तो दोनों को टूटने नहीं देना है। इसलिए पूरा झोंक के पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। अरे क्या है कि सोना तो मरने के बाद भी, ऐसा सोएंगे कि मरने के बाद किसी का बाप नहीं उठा सकता है। तो इसलिए अभी जब तक जिंदा है पूरा झोंक के पढ़िए और नौकरी लीजिए। नौकरी हो जाएगा ना तो आप पे कोई ब्लेम नहीं करेगा। बिना नौकरी के खाली ब्लेम है। तो आइए हम लोग बात करते हैं गुलाबी क्रांति पर। इससे पहले नीला, हरा, पीला सब देख चुके होंगे। अब पीला से एक याद आया कि भोजपुरी गाना है दिलवा ले गई, इसके आगे आप समझ रहे होंगे। तो क्या है कि आइए गुलाबी क्रांति पर बात करें। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। दरअसल ये झींगा मछली क्या है कि एक कीड़ा टाइप का होता है, ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। अब ये ऑर्थोपोडा बड़ा मुसीबत आ गया हम लोग के साथ। दरअसल इसको क्या है कि जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल करेंगे, बड़ी मज़ा देगा ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा बाद में पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कि झींगा मछली एक प्रकार का ऑर्थोपोडा फाइलम है और इस ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत झींगा क्रांति इस प्रश्न में पूछे जाएंगे कि गुलाबी क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और यह झींगा मछली जो है ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। इसको हम नोट में लिख दिए हैं। क्या है कि आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा तो एकदम पक्का है कि टकराएगा, यही प्रश्न टकराएगा। पर अभी क्या है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसके साथ जो नोट में है, जो मेन चीज़ है उसको ना पूछकर जो उसका स्पेशलाइजेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो अब क्या करें कि नोट में जो भी चीज़ लिखा हो उस पर बहुत ज़्यादा गहरा नज़र दौड़ाएं और उस चीज़ को याद करें। अगर ये याद हो गया तो मान लीजिए कि आपका मामला एकदम सेट होने को है। तो झींगा मछली ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। दूसरा है भूरी क्रांति। गुलाबी क्रांति हमने देख लिया झींगा मछली के उत्पादन से। दूसरा भूरी क्रांति पर आइए। भूरी क्रांति यानी कि जितना भी कलर है सब क्रांति है और सब क्रांति में कुछ ना कुछ उत्पादन हुआ है। तो भूरी क्रांति को जब पढ़ेंगे तो यह रासायनिक उर्वरक माने खाद, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से संबंधित, ये रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी। ये क्रांति जब हुआ तो देश में क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत का पहला उर्वरक संस्थान, यहीं जस्ट नीचे नोट में हम आपको लिख दिए हैं, भारत का पहला उर्वरक संस्थान या प्लांट कहाँ लगा, सिंदरी में लगा और ये सिंदरी है झारखंड में, याद रखिएगा। और ये प्रश्न एकदम पक्का है कि आने वाले 1-2 एग्जाम में या अगर एनटीपीसी का मेंस दीजिए या फिर कहीं बीपीएससी या बिहार एसआई का दीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। कहा है कि ये इसका मामला जो था अभी काफ़ी गरमाया हुआ मामला था करंट अफेयर्स में, इसलिए इसको फोकस कीजिएगा। भारत का पहला उर्वरक प्लांट कहाँ है, सिंदरी में है और ये झारखंड में था। उसके बाद तीसरा आइए लाल क्रांति। 2 क्रांति देख चुके, पहला गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित और झींगा मछली किस फाइलम के अंतर्गत, ऑर्थोपोडा। और दूसरा है भूरी क्रांति, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से संबंधित और ये रासायनिक उर्वरक का पहला प्लांट जो अपने यहाँ लगा वो सिंदरी झारखंड में लगा। रासायनिक उर्वरक से याद कीजिएगा कि खेतों में हम लोग क्या देते हैं रासायनिक उर्वरक के तौर पर, यूरिया देते हैं और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री का है NH2CO NH2, इसको भी याद रखिए, बड़ी काम का चीज़ है। उसके बाद लाल क्रांति पे आइए। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। क्या, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अब एक टमाटर से याद रखने का चीज़ है कि टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है और लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। 3 हो गया। चौथा आइए काली क्रांति। काली क्रांति ये पेट्रोलियम और कोयला के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति यानी कि जब काली क्रांति हुआ तो इसमें क्या फोकस किया गया, पेट्रोलियम और कोयला के उत्पादन से। पेट्रोलियम दैट मीन कह सकते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और कच्चा तेल में क्या होता है एक साथ उसी में डीजल पेट्रोल सब कुछ मिक्स होता है, बाद में उसको परवाजी आसवन विधि के द्वारा सब कुछ अलग किया जाता है। तो नोट में हमने यहाँ लिख दिया है, नोट का पहला पॉइंट कि पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। दरअसल अपसादी चट्टान क्या होता है कि छिद्र युक्त चट्टान होता है, एकदम उसमें छोटा छोटा, यह
मानकर चलिए आप इसको इस मैप में समझिए कि ये एक चट्टान है और इसमें बहुत छोटा छोटा लाखों करोड़ों छिद्र होगा। इसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। और इस अवसादी चट्टान के नीचे क्या होता है कि जीवों के जीवाश्म जब कई लाखों करोड़ों वर्ष तक दबे रहते हैं, या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे या बड़े पेड़ पौधे इसके नीचे दबे रहते हैं, तो दबने के बाद क्या होता है कि वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। जीवाश्म यानी जिसको इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म प्लेंटोलॉजी। और वही जीवाश्म से क्या होता है, बाद में वो कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। फिर पेट्रोलियम से क्या करते हैं, हम पेट्रोल निकालते हैं, और ये पेट्रोल आपको निकलेगा किसके, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोल निकलेगा प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। हमने यहाँ लिख दिया कि पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो आप इन सब पॉइंट को याद करेंगे तो पक्का है कि आप प्रश्न आपका बनेगा। और बेकार का फालतू में पढ़ेंगे कुछ से कुछ किताबी लैंग्वेज तो एकदम पक्का है कि नहीं बनेगा प्रश्न। तो आप पूरा पॉइंट को 1 बाय 1 याद कीजिए, आपका काम एग्जाम में एकदम पक्का हो जाएगा। प्रभाजी आसवन को थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि केमिस्ट्री में ऐसे हमको इसको पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि मानकर चलिए कि कोई क्रूड ऑयल है, ये एक बर्तन है हमारा, और इस बर्तन में क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। तो कच्चा तेल में क्या होता है कि सब कुछ रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, सब एक ही में रहता है। अब इससे हमको पेट्रोल को अलग करना है। तो अब इसका एक मेजर पॉइंट समझिए कि जो सबसे हल्का लिक्विड होगा वो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इसका नेचर होता है लिक्विड का ना, जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो सबसे ऊपर होता है। और जब सबसे ऊपर होगा तो इसका वाष्पीकरण कहाँ होता है, वाष्पीकरण सबसे ऊपर वाले लेयर से शुरू होता है। तो जब हम इसको हीट देंगे तो यहाँ से ये वाष्पीकरण होगा और वाष्प बनकर ऊपर आएगा, और इस साइड हम इस तरह का एक ढक्कन लगा देंगे और इस वाष्प इस नली में आएगा, और फ्रीजर के माध्यम से फिर उस वाष्प को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर यहाँ से हमको पेट्रोल मिलेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि हीट देंगे तो सिर्फ पेट्रोल मिलेगा इसमें, क्योंकि डीजल भी है, केरोसिन भी है। तो क्या होता है कि सबका एक फ्रैक्शनल यानी कि सबका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे पेट्रोल का 62 के आसपास है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए 62.5 डिग्री सेल्सियस डीजल का हो जाएगा, मान कर चलते। तो अब क्या होगा कि अगर हम पक्की 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे से इसको देंगे तो क्या होगा कि पेट्रोल का वाष्प बनेगा, और पेट्रोल सबसे ऊपर वाले लेयर में है, और ये वाष्प बन के हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह की विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। हम क्या करेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको क्या करें, रिएक्शन के साथ फुल डिटेल में पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन को। तब तक आप क्या कीजिए, इस चीज़ को याद रखिए कि पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद काली क्रांति तक हो गया। अब इस साइड आइए, इस साइड है नीला क्रांति। तो नीला क्रांति क्या था, मछलियों के उत्पादन से संबंधित। नीला क्रांति मछलियों के उत्पादन से संबंधित, और मछली से आप याद रखेंगे 2 पॉइंट कि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं और मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद हो गया तो मानकर चलिए कि आगे जब हम लोग इक्थियोलॉजी या फिर पिसीकल्चर पर बात करेंगे डिटेल में, तब आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कि पिसीकल्चर क्या है और इक्थियोलॉजी क्या है। तो अभी इस दोनों पॉइंट को याद रखिए कि मछलियों को पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, जबकि मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो नीला क्रांति हो गया मछलियों के उत्पादन से संबंधित। उसके जस्ट नीचे यहाँ ध्यान दीजिए, यह है पीली क्रांति, तिलहन के उत्पादन से। तिलहन यानी कि वैसा फसल जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, तिलहन हो गया। जैसे कि सरसों, इससे तेल मिलेगा। तो पीली क्रांति कैसे हुआ, तिलहन के उत्पादन से संबंधित। उसके बाद गोल क्रांति, आलू के उत्पादन से संबंधित। आलू गोल होता है ना जी, तो आलू के उत्पादन से संबंधित हो गया क्या, गोल क्रांति। अब गोल क्रांति में थोड़ा याद रखने का चीज़ है, आलू जो था अपने यहाँ का फसल नहीं था। जब पुर्तगाली लोग अपने यहाँ आए तो उस असुरा क्या किया, आलू का रिसर्च सेंटर, सबसे पहले क्या हुआ कि आलू का सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया भारत में, और उसके बाद आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ है, शिमला में। तो इस दोनों पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। आलू का रिसर्च सेंटर शिमला में है और भारत में आलू को सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। इस तरह से क्या है कि पूरा क्रांति अगर जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका काम पक्का है कि इकोनॉमिक्स में एकदम ठोस हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स के अगर बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 से 6 सवाल एकदम पक्का है कि आएगा ही आएगा, और यही रिजल्ट देगा। बाकी सब तो सबका ठीक रहता है, हिस्ट्री सबका ठीक रहता है, पॉलिटिक्स सबका ठीक रहता है, साइंस भी लगभग सब ठीक कर लेता है। लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है सबका एकदम 0 लेवल पे होता है। तो यही इकोनॉमिक्स क्या करेगा, आपको रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। तो इस पर थोड़ा गहराई से फोकस कीजिएगा। तब तक क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।